मेरा नाम रोहित वर्मा। जेवाई कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा है मध्य पाषाण काल। कल हमारा पूरा पाषाण काल हो गया था, आज हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, जिसमें मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता सीएल कार्लाइल हैं, मध्य पाषाण के जन्मदाता। मध्य पाषाण काल के जन्मदाता हैं मध्य पाषाण काल के जन्मदाता थे। सीएल कार्लाइल को माना जाता है। इसका कारण यह था कि इसकी खोज 1867 ईस्वी एडी ईसा पूर्व एडी में की गई थी। खोज हमारा एमपी मध्य प्रदेश से लिया गया है। एमपी मध्य प्रदेश से लिया गया है। इसमें उपकरण जो हमारे थे सूक्ष्म थे, सूक्ष्म उपकरण। सूक्ष्म उपकरण सूक्ष्म उपकरण इस प्रकार के थे, वे नुकीले थे और बहुत ही हल्के बनाए गए थे। और इसका संक्रमण काल जो हमारा था एक जुड़ाव के प्रति ले जाता है। मध्य पाषाण काल में एक जुड़ाव का संबंध आता है, एक जुड़ाव संबंध को स्थापित करता है। और इसमें लेकर चला गया कि माइक्रोलिथिक काल में जो हमारे इसमें सूक्ष्म उपकरणों को प्रधानता दी गई। सूक्ष्म उपकरणों को प्रधानता दी गई। काल में सूक्ष्म उपकरण की खोज की गई। उपकरण जो हमारे थे पत्थर के बनाए गए थे, सूक्ष्म थे लेकिन पत्थर के बनाए गए थे। पत्थर और हड्डियों के नुकीले थे, बहुत ही नुकीले थे। नुकीले इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये दूर से शिकार करने में बहुत आसानी होती थी, बहुत ही होती। और इसमें जुड़ाव का भी संबंध बनाया गया, ना कि एक साथ मिलकर सब शिकार करते थे, जानवर के पीछे भागते थे और उनका शिकार करते थे। और इसके खोज हमारे सीएल कार्लाइल जी हैं। आगे बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन, मानव की स्थिति में संदर्भ। मतलब कि पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन दिखाई दिए। अध्ययन इस प्रकार जैसे कि असामाजिक थे, परिवार के बारे में, और खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादकता मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं। इसमें भी मध्य पाषाण काल में भी उसी तरह से बात करते हैं। इसमें असामाजिक, परिवार के बारे में, खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक और मुख्य व्यवसाय, ये सभी थे। इसमें से पुरापाषाण काल में असामाजिक थे और इसमें भी असामाजिक थे। इसमें किसी प्रकार के सामाजिकता का मतलब भाव नहीं था, ना किसी के बारे में जानते थे, ना वो किसी के बारे में जानने का प्रयास करते थे, और ना कि वो परिवार के बारे में जानते थे। इसमें परिवार के बारे में भी नहीं जानते थे और असामाजिक भी थे। इसमें खाद्य उत्पादकता पहले की तरह फल वगैरह खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें शिकार करते थे, मानव का मांस वांस वगैरह खाते थे नहीं। इसमें के बारे में
खाद्य उत्पादकता भी नहीं जानते थे क्या है, और खाद्य उत्पादकता इसमें भी मध्य पाषाण काल में कहीं नहीं समझ पाए कि क्या है। इसमें मुख्य व्यवसाय था शिकार करना, शिकार करना, इनका मुख्य व्यवसाय था। शिकार करने के साथ शिकार करने के साथ इसका मुख्य व्यवसाय था शिकार करना प्लस पशुपालन करना। शिकार करना तो जानते ही थे, तो शिकार करने को साथ में जोड़कर चलते हैं। शिकार करना प्लस पशुपालन के बारे में भी जानकारी हो चुकी थी। पशुपालन के बारे में जानकारी हो चुकी। शिकार करना वो तीर कमान के द्वारा करते थे, हड्डियों को तीर कमान के द्वारा, उनकी जो विधि थी हमारे तीर कमान के द्वारा। तीर कमान के द्वारा करते थे। आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ कहाँ दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में भारत में कहाँ कहाँ पर दिखाई दिए, और कुछ भारत के बाहरी इलाकों में भी दिखाई दिए, जो हमारे नव पाषाण काल में उसकी बात करेंगे। आज हम इस टाइम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हमारे आदमगढ़, बाघोर, सांभर और सरायनगर और महदमा में दिखाई दिए। आदमगढ़ जो हमारा है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से खोजा गया। इसमें जो हमारे साक्ष्य दिखाई दे, पशुपालन के साक्ष्य दिखाई पड़े। पशुपालन के साक्ष्य, क्योंकि आदमगढ़ में मध्य प्रदेश के में खोजा गया था। उसमें देखा गया कि पशुपालन को पाला गया। और इसमें बागोर की बात करते हैं। बागोर जो हमारा है राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान से खोजा गया। इसमें राजस्थान से बागोर में देखा गया कि उसमें साक्ष्य जो हमारे हैं पशुपालन के साथ वनस्पतिक पौधों के बारे में जाना। वानस्पतिक को देखा गया। आगे बात करते हैं कि सांभर जो हमारा है ये भी राजस्थान में खोजा गया था। इसमें पशुपालन को ही खोजा गया था। पशुपालन के साक्ष्य दिखाई दिए। सांभर में जो हमारा था ये भी राजस्थान में पड़ता है, देखा गया था राजस्थान। आज की डेट में वर्तमान में राजस्थान से खोजा गया। इसमें वानस्पतिक के साक्ष्य दिखाई दिए। वनस्पति के साक्ष्य दिखाई दिए। वनस्पति के साक्ष्य दिए। सरायनगर या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सरायनगर हमारा उत्तर प्रदेश में आज के डेट में पड़ता है। उत्तर प्रदेश
इसमें जो हमारे हैं इसमें जो साक्ष्य हमारे दिखाई दिए कि 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य दिखाई दिया। 4 मानव कंकाल को 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने के साथ जो महदहा जो हमारा एवी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एवी उत्तर प्रदेश से खोजा गया, उत्तर प्रदेश से खोजा गया। इसमें जो हमारे 2 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य दिखाई दिया। 2 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। दफनाए जाने के साक्ष्य। 2 मानव को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। जैसा कि आप लोग जान पाए हैं कि मध्य पाषाण काल में किस प्रकार से खोजा गया कि इसमें वनस्पतियों के बारे में भी जाना गया और पशुपालन के बारे में भी जाने, और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखा गया कि मानव को एक साथ 4 लोग दफना, कुछ जिलों में या एरिया में तो देखा गया तो 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया था। उसके कुछ दिनों के बाद 2 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया जाने का साक्ष्य दिखाई दिया। आज की आगे बात करते हैं नौ पाषाण काल की। नौ पाषाण काल की बात करते हैं, उसमें से आज का लेक्चर खत्म। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित वर्मा। जय भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आज बात करेंगे नौ पाषाण काल की। इससे पहले हम मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की बात कर ही चुके हैं। इसमें हम आज जानेंगे नौ पाषाण काल के बारे में, इनके साक्ष्य क्या रहे और ये कहाँ अपनी खोज की। इसमें हम जॉन लुकार्ड की बात करते हैं। जॉन लुकार्ड जो है नौ पाषाण काल के प्रथम शब्दावली का प्रयोग किया गया था। नौ पाषाण काल नौ पाषाण काल शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया। इसके बाद हमारे नौ पाषाण काल में खोजकर्ता गार्डन चाइल्ड ने उन्होंने बताया कि नौ पाषाण काल को क्रांतिकारी काल की संज्ञा दी। इसमें मानव का पहला आवास हमारा भीमबेटकर की गुफा है। मानव का पहला आवास जो था, मानव का पहला आवास भीमबेटकर की गुफा। भीमबेटकर की गुफा
गुफा को माना गया। इसके बाद हमारे नवपाषाण काल को आवास माना गया। लंबे समय तक कार्य किया। नवपाषाण काल जो हमारा था इसमें आवास जो है काफी समय तक चला। नवपाषाण काल का आवास काल का आवास। इसमें बात करते हैं, जब कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भीमबेटकर की पहला आवास मानव का कम समय तक चला या कुछ देर के लिए चला, तो उसमें भीमबेटकर की गुफा को टिक करेंगे। उसमें से जब क्वेश्चन आए कि लंबे समय तक जो हमारा आवास चला वो नवपाषाण काल में चला। नवपाषाण काल और मानव की स्थिति किस प्रकार से रही, किस प्रकार से मानव में नवपाषाण काल में चेंजेस आए। जैसे कि मानव ह्यूमन जो था हमारा वो सामाजिक बन गया, ना तो उसे जंगली कहा गया, ना तो जंगली कहा गया, सामाजिक हो गए थे। जब सामाजिक हो गए थे तो परिवार के बारे में भी जानने लगे, जिसमें से खाद्य उत्पादकता ही अच्छी रही। नवपाषाण काल में कृषि उत्पादकता के बारे में भी जान पाया। जैसे कि नवपाषाण काल में गेहूं का उत्पादन किया सबसे पहले देखा गया। आगे इसमें से खोजकर्ता हमारे पहले के वैज्ञानिक ही थे, जो आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से साक्ष्य हमारे मिले भारत देश में और अन्य देशों में। आगे बात करते हैं नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य। इसमें हमारे बुर्जहोम, गुप्तकाराल, चिरान, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, लवरादेव और महगारा में जो हमारे भारत देश में खोजे गए थे, जो पुराने समय में, आज ये हमारे नए नामों से बदले गए हैं, जिन्हें हम आज बात करते हैं। ये कहाँ पे पाए गए हैं और इस किस प्रकार के इनके साक्ष्य दिखाई दे, इनके अंदर क्या क्या चेंजेज आए। चेंजेज इस प्रकार से आए, आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वनस्पतिक भैंस को पालना और मतलब कुत्ते को दफनाना है मानव के साथ, इसकी बात करते हैं। इसमें से हम आगे लेकर चलते पहले टॉपिक को, बुर्जहोम। बुर्जहोम जो था हमारा जम्मू एवं कश्मीर से खोजा गया था। जम्मू एवं कश्मीर से खोजा गया। इसमें जो हमारे हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य दिखाई दिया। नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। दफनाए जाने के साक्ष्य इसमें जो होता है गुप्तकाराल जो हमारा है, ये भी जम्मू एवं कश्मीर से खोजा गया। ये भी हमारा जम्मू एवं कश्मीर से खोजा गया। जम्मू एवं कश्मीर से खोजा गया। जो गुप्तकाराल जो हमारा था जम्मू एवं कश्मीर में देखा गया। इसमें देखा गया कि हड्डियों के जो दफनाए जाने के बाद साक्ष्य दिखाई दिए। हड्डियों के साक्ष्य, हड्डियों के साक्ष्य दिखाई दिए। गुप्तकारों जम्मू कश्मीर में देखा गया। जो चिरान हमारा जो था
ये हड्डियों के साथ बिहार में देखा गया इसको, चिरान को बिहार से खोजा गया। बिहार में भी देखा गया कि हड्डियों के साक्ष्य दिखाई दिए मानव कंकाल के साथ, मानव कंकाल के। आप देख रहे हैं नवपाषाण में किस प्रकार के चेंजेज आ रहे हैं। इसके जो हमारे अंग्रेज थे, जब इस बारे में जान पाए कि नवपाषाण काल के बारे में जान पाए कि इसमें क्या क्या अंदर किस प्रकार से दिखाई दिए, कि वो बहुत ही अचंभित रह गए। उसमें देखा गया कि बहुत सारे इमारतें दिखाई गई, पत्थर दिखाए गए। और आगे बात करते हैं नवपाषाण काल में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से किस चेंजेस दिखाई गए। तो मध्य हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी, मोहनजोदाड़ो की भी जो हुई थी, तो आज वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर जो हमारा है इसमें बात करते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ से जो होते बलुचिस्तान से खोजा गया था, बलुचिस्तान से खोजा गया, बलुचिस्तान से खोजा, जिसमें देखा गया कि कृषि के साथ प्राचीन साक्ष्य दिखाई दिए, कृषि के साथ प्राचीन साक्ष्य दिखाई दिए, कृषि के साथ प्राचीन साक्ष्य दिखाई दिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दिखाई दिए। और इसमें जो हमारा भैंस की प्रजातियां पाई गई, भैंस को पाला गया इसमें बलूचिस्तान में, भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य और हमारे ग्रामीण बस्तियां दिखाई थी इसमें, ग्रामीण बस्तियां दिखाई दी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में बहुत सारी नई प्रकार की जानकारियां खोजी गई, नई प्रकार की जानकारियां खोजी गई। इसमें हम आगे बात करते हैं। कोल्डी हवा को जो हमारे यूपी से खोजा गया, उत्तर प्रदेश से खोजा गया। इसमें चावल के जो हमारे साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले। जो लहुरा देव जो हमारा था, इसने भी ये भी यूपी से खोजा गया। इसकी जो खोज हमारी हुई यूपी से हुई। इसमें भी जो हमारे चावल के साक्ष्य दिखाई दिए, चावल के साक्ष्य दिखाई दिए यूपी में भी दिखाई दिए। देखा मतलब जैसे कि देखा गया कि यूपी में इस टाइम के पहले के नाम तो जो थे लहुरा देव था, कोल्डी हवा जो था, इसमें यूपी में चावल के साक्ष्य ज़्यादातर दिखाई दिए। इसमें से हम आगे बात करते हैं महगरा में जो हमारा है ये भी यूपी से खोजा गया। तो इसमें गौशालों को यूपी से खोजा गया। यूपी से हमारा खोजा गया। इसमें भी गौशाला जो गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य दिखाई दिए,
गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य दिखाई दिए। यूपी में नए नए हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार की खोजें की गई, जिसके मतलब जिससे आज की डेट में इसमें बात पढ़े मतलब जानकारी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे साक्ष्य एग्जाम्स के लिए। हर ईयर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल से। इसमें हम आगे बात करते हैं। इंफॉर्मेशन जो हमारा पाषाण काल में स्टोन एज आग का जो खोज हुआ, जो हमारा इसमें पूरा पाषाण काल में हमें जानकारी मिली। पूरा पाषाण काल में हमें जानकारी मिली। पूरा पाषाण काल में हमें जानकारी मिली। आग का जो हमारा है पहला व्यवस्थित प्रयोग पाषाण काल में हुआ था। पहला व्यवस्थित प्रयोग उच्च पुरा पाषाण काल में किया गया। उच्च पुरा पाषाण काल में किया गया पहला व्यवस्थित प्रयोग। इसका जो व्यापक प्रयोग मध्य पाषाण काल में किया गया, इसमें ये बात बताई गई है, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। इसमें जो हमारा है जो इंफॉर्मेशन जो पुरा पाषाण काल में मिली, इसमें व्यापक प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मध्य पाषाण काल में किया गया। और आज तक जो हमारा खोज है ये पुरा पाषाण काल में किया गया था। और मध्य का पहला व्यवस्थित प्रयोग उच्च पुरा पाषाण काल में। इसमें जो है उच्च पुरा पाषाण काल में नई नई व्यवस्थित क्रम को जानना, किस प्रकार से कहाँ पे किस प्रकार के धर्म अपनाए गए और किस प्रकार के उनके साक्ष्य दिखाई दिए। इसमें से हम आगे बात करते हैं कि ब्रॉन्ज, कांसा, तांबा और टिन लोहा जो हमारा पूरे पाषाण काल में जो देखा गया, उसमें ना तो हमें कांसा की जानकारी मिली, ना तो हमें टिन के बारे में पता चला, ना कि लोहा के बारे में जानकारी हुई, ना तो लोहे के बारे में किसी प्रकार की खोज हुई। इसमें तांबा की जो खोज हमारी उच्च पुरा पाषाण काल में हुई। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल में तांबा का खोज हुआ, जिसमें ना तो कांसे के बारे में जानते थे, ना तो टिन के बारे में जानते थे, ना लोहा के बारे में जानता है। इसमें से उच्च पुरा पाषाण काल में तांबा की खोज हुई। इसमें क्वेश्चन आएगा जब कभी मतलब पूरे पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग पहली बार किया मानव ने, तो इसमें आएगा कि तांबा का प्रयोग सबसे पहले इसमें किया है। आगे की बात करते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी करेंगे, जो अगला हमारा लेक्चर है। और आज के लिए हमारा पूरा पाषाण काल पूरा समाप्त होता है। इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसमें आप थ्योरी। थैंक यू, धन्यवाद भाई।